हेलो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 2 ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 1, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। हम समझेंगे व्हाट इज़ माइंड एंड व्हाट इज़ बिहेवियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। You will recall that psychology was once defined as a science of mind. For many decades, the mind remained a taboo in psychology because it could not be defined in concrete behavioral terms or its location could not be indicated. Means पहले ancient time में जब हमने डिस्कस भी किया था that psychology is study of सोल। जब ये चीज़ रिजेक्ट हो गई थी दैट इट वाज नॉट अ स्टडी ऑफ सोल, बिकॉज जो सोल था उसका कोई प्रूफ नहीं था कि वो एक्चुअल में होती है या नहीं होती। तो इसीलिए उसके बाद क्या माना गया था दैट साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ माइंड। तो स्टडी ऑफ माइंड भी क्या हुआ था, ये आइडिया भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज इट could not be defined in concrete behavioral terms or its location could not be indicated. Means जो माइंड है उसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला था, ना ही उसकी कोई स्पेसिफिक जो लोकेशन है उसकी वो नहीं इंडिकेट कर पाए थे. If the term mind has returned to psychology, we should thank neuroscientists like Sperry and physicists like Penrose, who have given it the respect which it deserved and now has. There are scientists in various disciplines, including psychology, who think that a unified theory of the mind is a possibility, although it still is far away. हम जो भी हम हाईलाइट कर रहे हैं वो तुम अपनी कॉपी में नोट्स की तरह लिख सकते हो. मैं हर चीज़ जो भी अंडरलाइन कर रही हूँ वो तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मैं तुम्हारे समझाने के लिए वो मैं कर रही हूँ. अब इसमें असली टॉपिक जो है हमारा वो शुरू हो जाता है दैट व्हाट इज़ माइंड. Is it the same as brain? It is true that mind cannot exist without brain, but mind is a separate entity. अब देखो जो माइंड है, माइंड cannot exist without brain. माइंड जो है वो ब्रेन के बिना नहीं है कुछ भी, मतलब वो ब्रेन के बिना कुछ भी नहीं है. पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों सेम हैं. माइंड एक सेपरेट एंटिटी है, उसका वो सेपरेट है ब्रेन से. बस ये बात है कि जो माइंड है वो ब्रेन के बिना एक्सिस्ट नहीं कर सकता. This can be appreciated an account of several interesting cases that have been documented. Some patients whose occipital lobes, which are responsible for vision, were surgically removed, have been found to be responding correctly to location and configuration of visual cues. Similarly, an amateur athlete lost his arm in a motorcycle accident but continued to feel an arm and also continued to feel its movements. When offered a coffee, his phantom arm reached out to the coffee cup, and when someone pulled it away, he protested. तो इसमें क्या बताया गया है, जैसे दिस कैन बी अप्रिशिएटेड एन अकाउंट ऑफ सेवरल इंटरेस्टिंग केसेस. ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस हैं जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं. जैसे सबसे पहला क्या है, सम पेशेंट्स हुज ऑक्सीपिटल लोब मतलब ब्रेन में लोब्स होते हैं ना हमारे, तो उसमें से एक लोब है विच इज़ ऑक्सीपिटल, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे विजन के लिए. वो उस पेशेंट में सर्जिकली रिमूव कर दिया गया था, पर तब भी वो किसी चीज़ की भी लोकेशन या किसी की भी कन्फिगरेशन वो कर पा रहा था. ऐसे ही दूसरा केस, जैसे एक एथलीट था, ही लॉस्ट हिज आर्म इन अ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, ओके, बट ही कंटिन्यूड टू फील एन आर्म. मतलब पर उसको तभी भी क्या हो रहा था, उसको फील हो रहा था दैट ही हैज़ एन आर्म एंड ऑल्सो कंटिन्यू टू फील इट्स मूवमेंट्स. वो फील भी कर पा रहा था उसके मूवमेंट्स को. जैसे कोई भी उसको अगर कॉफ़ी ऑफर करता तो उसका फैंटम आर्म मतलब जैसे ऐसे लगवाते हैं ना डुप्लीकेट आर्म, वो लगवाने पे भी इट रीच्ड आउट टू द कॉफ़ी कप एंड व्हेन समवन पुल्ड इट अवे ही प्रोटेस्टेड. ठीक है. There are other similar cases documented by neuroscientists. A young man who suffered brain injury in an accident after he returned home from the hospital claimed that his parents had been replaced by their duplicates. They were imposters. In case of these cases, the person had suffered from damage of some part of the brain, but his mind had remained intact. अब इधर एक और केस इनने क्या बताया दैट अ यंग मैन हु सफर्ड फ्रॉम ब्रेन इंजरी. उसकी ब्रेन इंजरी हुई थी कब, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था. जब वो हॉस्पिटल से वापस आए तो वो क्या बताने लगा दैट हिज पेरेंट्स वर रिप्लेस्ड बाय देयर डुप्लीकेट्स. उसके पेरेंट्स जो है वो बदल गए हैं किनके साथ, उनके डुप्लीकेट्स के साथ वो रिप्लेस हो गए हैं. तो हर केस में क्या हो रहा है, हर केस में हो रहा है द
द पर्सन हैज सफर फ्रॉम डैमेज ऑफ, कोई किसी पार्ट में, जो ब्रेन का कोई एक पार्ट है जो है उसमें डैमेज हुआ है, पर उसका जो माइंड है, mind remained intact. Okay, it was earlier believed by scientists that there is no relationship between the mind and the body and that they were parallel to each other. Scientists ने क्या पता लगाया था, that mind के बीच एंड बॉडी के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं होता, पर दे आर पैरेलल टू ईच अदर. रिसेंट स्टडीज in effective neuroscience have clearly shown that there is a relationship between mind and behavior. It has been shown that using positive visualization techniques and feeling positive emotions, one can bring about significant changes in bodily processes. अब recent studies में क्या पता लगा है, that there is a relationship between mind and behavior. हमारा जो mind है और हमारा जो behavior है उन दोनों का आपस में relationship है. It has been shown that using positive visualization techniques and feeling positive emotions, one can bring significant changes in bodily processes. कोई भी individual अपनी bodily processes को कैसे improve कर सकता है? Feeling positive emotions and using positive visualization techniques, he can bring about significant changes in bodily movements. Ornish has shown this in a number of studies with his patients. In these studies, a person with blocked arteries was made to visualize that blood was flowing through her or his arteries. After practicing this over a period of time, significant relief was obtained by these patients as the degree of blockage became significantly less. Use of mental imagery, that is images generated by a person in his or her mind, have been used to cure various kinds of phobias. Irrational fears of objects and situations. A new discipline called psychoneuroimmunology has emerged, which emphasizes the role played by the mind in strengthening the immune system. तो इस पूरे में क्या बताया गया है, दैट ऑर्निश एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई है, कब अपने पेशेंट्स पे टेस्ट करने के बाद उन्होंने ऐसी बात बताई है कि ये जो हमने ऊपर पढ़ा था फीलिंग पॉजिटिव इमोशंस, ये एक इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. जैसे इन्होंने इधर क्या बताया, पर्सन विद ब्लॉक्ड आर्टरीज वॉज मेड टू विजुअलाइज दैट ब्लड वॉज फ्लोइंग थ्रू हिज और हर ब्लॉक्ड आर्टरीज. मीन्स एक ब्लॉक्ड आर्टरीज वाला पेशेंट है जिसमें जो उसकी आर्टरीज है वो ब्लॉक हो रखी हैं, तो उसको एज अ विजुअलाइज कराया जैसे कि उसकी जो आर्टरीज है उसमें ब्लड जो है वो अच्छे से फ्लो हो रहा है उसकी ब्लॉक्ड आर्टरीज में. मतलब कि मतलब उसको ऐसे दिखाना चाह रहे थे कि ताकि वो उसको ऐसे दिखाना चाह रहे थे कि उसकी जो आर्टरीज है वह ब्लॉक नहीं है और वो आराम से उसका जो ब्लड है उसमें से वो फ्लो कर रहा है. और ये क्या हुआ उस पेशेंट का, उसका पॉजिटिव इमोशंस हुआ, उसके पॉजिटिव जो माइंड है उसका वो हुआ. तो ऐसे जब थोड़े टाइम बाद ऐसे वो धीरे धीरे करता गया तो सच्ची में जो चेंज था उस पेशेंट के अंदर वो दिखा. दैट relief was obtained by these patients as a degree of blockage became less. जो blockage थी वो धीरे धीरे कम होती गई because of his positive emotions. पॉजिटिव तरीके से सोचना उसका जो था वो उसने किस में हेल्प किया, उसकी ब्लॉकेज को कम करने में हेल्प किया सच्ची में. तो इससे क्या पता चलता है, images generated by a person in his or her mind have been used to cure various kinds of phobias. फोबियास ही नहीं, सिर्फ बाकी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स में भी हेल्प किया है. किसने? ऐसी जो भी मेंटल इमेजरी होती है एक इंडिविजुअल की, उसने. जैसे इधर लिखा है, इतना तो समझ आ गया ना पॉजिटिव इमोशंस का रोल जो कि होता है एक इंडिविजुअल के अंदर वो किस वे में होता है. A new discipline called psychoneuroimmunology has emerged, which emphasizes the role played by the mind in strengthening the immune system. इम्यून सिस्टम को कैसे हम, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसमें भी रोल होता है किसका, माइंड का, बहुत ज़्यादा. तो यहाँ से हमने जो अपना माइंड एंड बिहेवियर का पढ़ना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है. यहाँ तक समझ आया? कोई भी डाउट हो तुम लोग को, तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी. अब हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे साइकोलॉजी में जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. ठीक है, वी मैंशनड अबाउट दैट एवरी डे ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस एक्ट्स लाइक अ साइकोलॉजिस्ट. वी try to understand why someone behaved in the manner in which he or she did and come up with ready explanations. Not only this, most of us have developed our own theory of human behavior. If we want some worker to perform better than he or she has in the past, we know that we will need to push her or him. Maybe even use a stick because people are basically lazy.
Such popular theories of human behavior based on common sense may or may not be true if investigated scientifically. यहाँ पे क्या लिखा गया है, अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डे टू डे लाइफ में हर इंडिविजुअल जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक साइकोलॉजिस्ट की तरह एक्ट करता है. जैसे हम क्या ट्राई करते हैं, हम कोई अगर किसी ने हमारे सामने किस तरीके का बिहेवियर दिखाया तो उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसे क्यों बिहेव किया हमारे साथ या किसी और के भी साथ, तो हम इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. यही नहीं, हमने खुद के माइंड में अपनी ऐसी बहुत सी थ्योरीज बना रखी है ताकि हम जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको समझ पाए. अब जैसे कोई वर्कर है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं. मतलब जैसे अब जैसे किसी चाइल्ड का हम अगर देख ले एग्जांपल, अगर वो होमवर्क नहीं कर रहा है तो हम उसको पुश करेंगे. जैसे हम ये बोलेंगे कि पुश करना इन द सेंस, जैसे हमने उसको बोला तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, अच्छे से काम नहीं करोगे तो तुम्हें ये मतलब तुम्हें थप्पड़ मिलेगा या कुछ भी ऐसे ही. या हमें कभी कभी स्टिक भी यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि पीपल आर बेसिकली लेज़ी. तो हम एक तरह से बच्चे को पुश कर रहे हैं ताकि वो अपना काम अच्छे से करे और टाइम पे करे. सच पॉपुलर थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस मे और मे नॉट बी ट्रू इफ़ इन्वेस्टिगेटेड साइंटिफिकली. तो ऐसी जो थ्योरीज होती है जो कि कॉमन सेंस पे जो बेस्ड होती है, मे और मे नॉट बी ट्रू इफ़ इन्वेस्टिगेटेड साइंटिफिकली. ऐसी थ्योरीज वो बना रहे हैं चाहे वो ट्रू है या ना है, नहीं है, ठीक है. इन फैक्ट you will find that commonsensical explanations of human behavior are based on hindsight and explain very little. For example, if a friend you love goes away to a distant place, what will happen to your attraction for him or her? There are two sayings which you may recall to answer this question. One of them is out of sight or out of mind. The second one is distance makes the heart grow fonder. Both of them make opposite statements. So which one is true? अब यहाँ क्या लिखा है, you will find that commonsensical explanations of human behavior are based on insight and explain very little. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड है, अगर वो तुमसे बहुत ही दूर किसी जगह पे चले गया, मतलब उसके पापा का शिफ्ट हो गया, वो लोग शिफ्ट हो गए तो वो लोग दूसरी जगह चले गए, तो तुम्हारा उसके प्रति तुम्हारा अट्रैक्शन क्या होगा. तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है. वन इज़ आउट ऑफ साइट या फिर आउट ऑफ माइंड. सेकेंड, डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. दोनों की दोनों ऑपोजिट है, तो कौन सा ट्रू होगा. जैसे द एक्सप्लेनेशन यू चूज़ विल डिपेंड ऑन वॉट हैपन्स इन योर लाइफ आफ्टर योर फ्रेंड लीव्स. तो ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है, जब तुम्हारा फ्रेंड तुमसे दूर चले गया तब तुम्हारी लाइफ में क्या चीज़ हुआ, क्या किसको तुमने चूज़ किया, वो उस पर डिपेंड करेगा. जैसे सपोज यू आर एबल टू फाइंड अ न्यू फ्रेंड द सेइंग आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ द माइंड. जैसे तुम्हारे फ्रेंड के दूर जाने के बाद तुम्हारा कोई नया फ्रेंड और बन गया, तो तुम क्या करोगे, तुम अपने जो पहले वाला फ्रेंड था उसको तुम भूल जाओगे थोड़ा धीरे धीरे. मतलब भूलना मतलब ही विल बी आउट ऑफ साइट. तुमको उसका ध्यान नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारा न्यू फ्रेंड बन चुका है. लेकिन इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड अ न्यू फ्रेंड यू विल कीप रिमेंबरिंग योर फ्रेंड फॉन्डली. और अगर तुमको नया फ्रेंड नहीं मिला तो तुम उसी को याद करते बैठोगे. इन दिस केस द सेइंग डिस्टेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर विल एक्सप्लेन योर बिहेवियर. ठीक है. नोटिस दैट इन बोथ केसेस द एक्सप्लेनेशन फॉलोज द अकरेंस ऑफ बिहेवियर. कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन हिंडसाइट. Psychology as a science looks for patterns of behavior which can be predicted and not explained after the behavior occurs. ठीक है. तो साइकोलॉजी क्या है, इज अ साइंस लुक्स फॉर पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच कैन बी प्रेडिक्टेड एंड नॉट एक्सप्लेन्ड आफ्टर द बिहेवियर अकर्स. अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, साइंटिफिक नॉलेज जनरेटेड बाय साइकोलॉजी ऑफन रन्स अगेंस्ट कॉमन सेंस. मतलब साइंटिफिक नॉलेज जो कोई भी साइंटिफिक नॉलेज होती है साइकोलॉजी के द्वारा जनरेट की गई, वो कभी कभी को जो कॉमन सेंस है उसके अगेंस्ट होती है. इसका एक एग्जांपल है जो कि ड्वेक ने जो कि स्टडी किया था इन 1975. She was concerned with children who gave up too easily when faced up with a difficult problem or failure. तो उन्होंने किन बच्चों पे स्टडी करी थी, उन बच्चों पे जो बहुत ही जल्दी गिव अप कर देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, मतलब बहुत आसानी से गिव अप कर देते हैं. कब, जब उनके सामने कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आती है या फिर वो लोग फेलियर को फेस करते हैं. शी वंडर्ड हाउ दे कुड बी हेल्प्ड. तो वो लोग कैसे उनकी हम हेल्प कर सकते हैं, किस वे में हेल्प कर सकते हैं, इसकी स्टडी करी थी ड्वेक ने.
Common sense tells us to give them easy problems in order to increase their success rate so that their confidence goes up. अब कॉमन सेंस क्या कहती है, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर क्या पढ़ा था, दैट साइंटिफिक नॉलेज जनरेटेड बाय साइकोलॉजी ऑफन रन्स अगेंस्ट कॉमन सेंस. अब यहाँ पे क्या लिखा है, दैट कॉमन सेंस टेल्स अस टू गिव देम इजी प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सक्सेस रेट सो दैट देयर कॉन्फिडेंस गोज अप. अब कॉमन सेंस हमें क्या कहती है कि अगर हम उनको इजी प्रॉब्लम्स देंगे तो उनका सक्सेस रेट बढ़ेगा. पहली बात, सक्सेस रेट अगर उनका बढ़ेगा तो उनका क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. उनका कॉन्फिडेंस विल गोज अप. Only later should we give them difficult problems which they will able to solve because of their newfound confidence. और क्या कहता है कॉमन सेंस कि शुरू में उनको इजी प्रॉब्लम्स दो, उस वजह से उनका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. उसके बाद लेटर हम उनको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स दें, फिर क्या होगा, वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि उनके पास अब कॉन्फिडेंस है. ये बताता है कॉमन सेंस. बट ड्वेक ने स्टडी टेस्टेड दिस. तो ड्वेक ने इस स्टडी को टेस्ट किया, इस कि कॉमन सेंस क्या बोलता है, इस चीज़ को उनने टेस्ट किया. तो देखते हैं क्या रिजल्ट आया. शी टुक 2 groups of students who were trained for 25 days in solving math problems. 2 ग्रुप लिए उन्होंने स्टूडेंट्स के जो क्या कर रहे थे, 25 डेज से मैथ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे. फर्स्ट ग्रुप वॉज गिवन ईजी प्रॉब्लम्स विच दे वर ऑलवेज एबल टू सॉल्व. फर्स्ट ग्रुप को क्या मिले, ईजी प्रॉब्लम्स मिले जिनको वो हमेशा ईजिली सॉल्व कर पा रहे थे. लेकिन सेकेंड ग्रुप को क्या मिले, मिक्स ऑफ ईजी एंड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स. उनको क्या मिले, ईजी प्लस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, दोनों की मिक्सचर उनको मिली सेकेंड ग्रुप को. फर्स्ट ग्रुप को ओनली ईजी प्रॉब्लम्स. Obviously, in case of difficult problems, they failed. Whenever this happened, Dweck told them that their failure was because they had not tried hard enough and persuaded them not to give up and keep trying. अब सेकेंड ग्रुप जो था उनको ईजी और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स दोनों दिए. ऑब्वियस बात है कि जब उनको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स करने की उनकी बारी आई तो वो फेल हो रहे थे क्योंकि वो डिफ़िकल्ट थे उनके लिए. तो जब भी ये हो रहा था तो ड्वेक ने उनको क्या बोला कि उनकी जो फेलियर है कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो किस वजह से है कि वो ट्राई नहीं कर रहे हैं. और उन्होंने उन बच्चों को क्या समझाया कि दे शुड नॉट गिव अप एंड कीप ट्राइंग. आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड वॉज ओवर, जब ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हुआ, अ न्यू सेट ऑफ मैथ प्रॉब्लम्स वर गिवन टू द 2 ग्रुप. जब ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हुआ तो दोनों ग्रुप्स को जो थे नए सेट मिले मैथ प्रॉब्लम के. वॉट ड्वेक फाउंड गोज अगेंस्ट कॉमन बिलीफ. अब कॉमन सेंस तो क्या कहती थी, हमने पहले पढ़ा था, पर इस केस में क्या हुआ, उसका रिवर्स ही हो गया. Those who had always succeeded because they were given easy problems gave up much faster when they faced failure. अब क्या हुआ, जो फर्स्ट ग्रुप था जो हमेशा सक्सेस देख रही थी क्योंकि उनको इजी प्रॉब्लम मिल रही थी, पर उन्होंने इस बार क्या किया, उन्होंने बहुत जल्दी से गिव अप कर दिया क्योंकि उनको हमेशा इजी प्रॉब्लम्स दे रहे थे. और जब उन्होंने पहली बार फेलियर फेस किया तो उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया. And then those who had experience of both success and failure were taught to attribute failure to their lack of effort. दूसरा ग्रुप ने क्या एक्सपीरियंस किया, जो लोग शुरू से क्या देख रहे थे, सक्सेस भी देख रहे थे, फेलियर भी देख रहे थे, उनको क्या बताया गया कि उनकी जो फेलियर की जो चीज़ है वो किस वजह से हो रही है, लैक ऑफ एफर्ट की, वो कोशिश नहीं कर रहे, उसकी वजह से वो फेलियर को फेस कर रहे हैं. There are many other common sense notions which you may not find to be true. Not too long ago, it was believed in some cultures that men are more intelligent than women or women cause more accident than men. ये देखो, ये भी माना जाता था कि जो मैन हैं दे आर मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, और वुमेन जो है बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट करती हैं मैन से. ये भी उस टाइम पे बिलीव करते थे. एम्पेरिकल स्टडीज़ हैव शोन दैट बोथ ऑफ दीज आर अनट्रू. ये दोनों भी क्या है, अनट्रू है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट्स है. कॉमन सेंस ऑल्सो टेल्स अस दैट वन इज़ नॉट एबल टू गिव वंस बेस्ट इफ़ यू आर आस्क्ड टू परफॉर्म बिफोर अ लार्ज ऑडियंस. साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ने क्या पता लगाया, साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैव शोन दैट इफ़ यू हैव practiced well, you may actually perform better because the presence of others helps your performance. अब साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में क्या पता लगा कि जितना तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम परफॉर्म अच्छा कर पाओगे. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. देन it is hoped that as you go through this textbook you will discover that many of your beliefs and understanding of human behavior will change.
यू विल ऑल्सो गेट दैट साइकोलॉजिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक जो होते हैं, पाम रीडर्स जो होते हैं, उनसे भी डिफरेंट होते हैं. क्यों? Because they systematically examine propositions based on data to develop principles about human behavior and other psychological phenomena. ठीक है, तो हमने अपने इस पार्ट 2 में हमने कवर कर लिया अपने 2 टॉपिक्स, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, सेकेंड पॉपुलर नोशंस ऑफ साइकोलॉजी. अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक के साथ. तब तक पढ़ते रहिए. बाय बाय.